ललन टॉप की हमेशा ये कोशिश होती है कि मेडिकल इंडस्ट्री में जब भी कोई नया एडवांसमेंट हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आए, वो आप तक ज़रूर लेके आई जाए। पर इस वजह से हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं कि हम आयुर्वेद की खुलकर बात नहीं करते। जब भी हम सर्जरीज दिखाते हैं या मॉडर्न मेडिसिन से होने वाला कोई इलाज दिखाते हैं, तो एक तबका ज़रूर इस पर ऑब्जेक्शन उठाता है और ये कहता है कि भाई आप आयुर्वेद को उतनी तवज्जो क्यों नहीं देते। बिल्कुल देते हैं, और आपकी बातें तो सर आँखों पे है। तो इसलिए ख़ास तौर पर आज हम आए हैं डॉक्टर बासु आई केयर सेंटर नई दिल्ली में, जहाँ पर आयुर्वेद की मदद से आँखों से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का इलाज होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं और देखते हैं आयुर्वेद में अलग अलग थेरेपीज और इलाज कैसे किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मनदीप सिंह बासु, डायरेक्टर डॉक्टर बासु आई केयर सेंटर यहाँ नई दिल्ली में। डॉक्टर बासु, आप मॉडर्न डायग्नोसिस, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और आयुर्वेद दोनों के कॉम्बिनेशन से इलाज करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, जब आयुर्वेद की बात आती है, फिर बहुत बड़ा तबका हमारे देश का ऐसा है जो आयुर्वेद पे उतना भरोसा करता नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो सर्जरी कराने जाएगा किसी डॉक्टर के पास तो ज़्यादा बेहतर इलाज होगा। अगर नज़रें कमज़ोर हैं या फिर कैटरैक्ट है तो वो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाता है, सर्जरी करवाता है, उस तरह की दवाइयाँ लेता है। आयुर्वेद पे उतना भरोसा क्यों नहीं करता हमारे देश का जो बहुत बड़ा तबका है? देखिए, अगर हम आँखों की बात करें तो बहुत कम ऐसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं या आई केयर सेंटर्स हैं जो आयुर्वेद से आँखों का इलाज करते हैं। और अगर आप ओवरऑल देखें पिछले 20-25 साल से, तो हमेशा सर्जरी को ही प्रमोट किया गया है और बताया ही गया है कि कैटरेक्ट की सर्जरी हो सकती है, या जब आपको चश्मा लग रहा है तो आप लेजिक से ही या ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है, या ICL सर्जरी से ही आपका चश्मा हट सकता है। लेकिन आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा किसी ने बात की नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है इस पर कभी। लेकिन जब हम अपनी बात करें तो हमने इस पर रिसर्च 40 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था, और 5 से 10 साल में ही जब हमने इसके रिसर्च किया तो हमने देखा कि आँखों को भी आयुर्वेद से ठीक किया जाता है और करा जा सकता है। इसके बारे में हमारी बुक्स में पहले लिखा भी है, लेकिन इस पर ज़्यादा रिसर्च किसी ने किया नहीं है। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया की बात करते हैं तो उस बेल्ट में आयुर्वेद पे ज़्यादा फोकस है, और वहाँ पे सबसे पहले पेशेंट ये चाहता है कि मैं आयुर्वेद में ही जाके अपना ट्रीटमेंट करूँ, और अगर वहाँ भी पॉसिबल नहीं है फिर मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढूँ। लेकिन इस बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया बेल्ट में, पहले हम एलोपैथ को प्रायोरिटी देते हैं और फिर हम बाकी पैथीज में ढूंढते। जब एलोपैथ में मना कर दिया जाता है मॉडर्न साइंस में कि आपका ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं आँखों की, जैसे डायबिटीज़ से रिलेटेड बीमारियां हैं, या जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी आँख की नसें सूखती हैं उसकी प्रॉब्लम्स है, जिसका इलाज नहीं है, तो पेशेंट पहले जब ढूंढ लेता है और सब जगह दिखा लेता है, और जब मना कर दिया जाता है तब वो एक ऑप्शन ढूंढता है कि अब सेकेंड ऑप्शन क्या है मेरे पास। फिर वो सर्च करता है और तब उसे दिखता है कि आयुर्वेद से भी इलाज हो सकता है, तब वो आयुर्वेद की तरफ आता है। पर आयुर्वेद को लेके काफ़ी गलत फहमियाँ या कह सकते हैं मिथक फैले हुए हैं हमारे देश में कि अगर हम आयुर्वेद से इलाज करवाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो आयुर्वेद का इस्तेमाल करता है हमारे इलाज के लिए, तो पता नहीं हमारी आंखों में क्या क्या डाला जाएगा। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी डर और गलत फहमियाँ भी हैं। तो आप किस तरह इलाज करते हैं? देखिए, सबसे पहले जब हमने इसका रिसर्च किया था तो हमने भी ये बात सोची थी कि एक एज अ पेशेंट अगर मुझे अपनी आँख में कोई मेडिसिन का यूज़ करना है, या आँखों के लिए कोई भी दवाइयाँ मैं खाता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आएगा। तो जब हमने रिसर्च किया तो हमने इन सब चीज़ों के टेस्ट भी करे। जब आई ड्रॉप है तो ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए आँखों में डालना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आइज़, कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी आइज़ में कोई प्रॉब्लम है। और एक आयुर्वेद को लेके ऐसी मिथ भी फैलाए गए थे कि इसमें स्टेरॉइड हो सकते हैं, या इसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं, और इससे इरिटेशन बढ़ सकती है, आँख ख़राब हो सकती है। लेकिन जब हमने इसके सारे टेस्ट करवाए और सर्टिफिकेट्स लिए, तो हमने सबसे पहले इसमें हैवी मेटल्स टेस्ट कराया, और फिर हमने एंटी स्टेरॉइड्स टेस्ट कराया, और आईज में कोई इरिटेशन ना हो वो टेस्ट कराया। आगे चल के लंबे टाइम तक यूज़ करने में आँख में कोई प्रॉब्लम तो ना आए, तो इसका टेस्ट कराया। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स कराए। पहले इसमें एनिमल्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ह्यूमन पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी थी पिछले 10-15 साल की, और इस 10-15 साल में इन सब टेस्ट को कराने के बाद ही फिर हमने इनको पेशेंट्स को देना शुरू करा। तो ये जो मिथ है कि अगर आई ड्रॉप है और आयुर्वेदिक है तो इसमें शहद डाल दिया, इसमें अदरक का पानी डाल दिया, ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है। जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं
उसके आयुर्वेद में मेंशन है और सालों से मेंशन है। जैसे पुनर्नमा है और हम बात करें पलाश की बात करें, ये सब ऐसे पेड़ हैं और उनकी रूट्स में जो जान है वो आँखों के लिए, पुनर्नमा का मतलब ही ये है कि दोबारा से जीवित करना। और जो हमारे नर्वस सिस्टम है आँखों का, ऑप्टिक नर्व है, उसमें जो सेल्स वीक हो जाते हैं उसे रीजेनरेट करने में पुनर्नमा का बहुत रोल है। इस सारी बुक्स में मेंशन भी है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को जो हमने निकाला और इसे यूज़ किया और जब एक कॉम्बिनेशन बना तो फिर जो दवाइयाँ आई उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। पर कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि आयुर्वेद में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो उतनी असरदार नहीं होती हैं जितनी मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयाँ होती हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्दी असर दिखा देती हैं। जैसे हमारी मेडिसिन की हम बात करें, जो हम अपने ट्रीटमेंट्स देते हैं वो US FDA अप्रूव्ड है, WHO GMP सर्टिफाइड है। WHO GMP जो हमें हेल्थ मिनिस्ट्री से जो CDSCO हमें देता है, सर्टिफिकेशन ऑफ अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो उसमें ऐसा नहीं है कि दवाई हमने कुछ भी बना ली, उसके हर इंग्रेडिएंट के राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसका वेंडर कौन है, फिर जब वो इंग्रेडिएंट आया तो उसके टेस्ट होते हैं लैब में, फिर हर इंग्रेडिएंट के टेस्ट होने के बाद फिर वो मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, हम जितने भी नॉर्म्स है उसे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आई ड्रॉप्स की बात करें तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस सही से हुआ है नहीं हुआ है, क्या जो दवाई फाइनल बन के आई है जो एंड प्रोडक्ट है उसमें कुछ कंटेमिनेशन तो नहीं है, क्या उसको डालने से कोई परेशानी तो नहीं हो रही। तो फाइनल जब प्रोडक्ट आता है उसके भी फिर टेस्ट होते हैं और इन हाउस लैब में भी होते हैं और बाहर के जो लैब्स हैं उसमें भी हम उन्हें टेस्ट कराते हैं और फिर वो मार्केट में आता है और हमारे हॉस्पिटल में आता है जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। तो इसलिए पिछले 40 साल से किसी भी पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और आराम से पेशेंट लंबे टाइम तक यूज़ करता है और ठीक भी होता है। अब जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया तो किस तरह के टेस्ट करते हैं आप पहले डायग्नोसिस के लिए? देखिए, पहले तो हम उसका आई टेस्ट करते हैं, उसका विजन टेस्ट करते हैं कि उसको दिखाई कितना दे रहा है। ठीक है, जब उसको वो टेस्ट हो जाता है फिर पेशेंट अपने आके सिम्टम्स जब हमें बताता है कि ये परेशानी आ रही है और उसकी परेशानी को देखते हुए फिर हम उसके टेस्ट कराते हैं। जैसे रेटिना ख़राब है या डायबिटीज़ है बहुत टाइम से या टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो हम उसकी OCT कराते हैं, जिससे क्या होता है पर्दे की जांच होती है, रेटिना स्कैन होता है और हम देख पाते हैं कि पर्दे में कहाँ परेशानी आई है, क्या ब्लड आया है, क्या सूजन है पर्दे में या कोई और डिजनरेशंस है। अगर काले पानी के लिए, अगर जब काला पानी है किसी पेशेंट को और उसकी नस सूख रही है तो उसके लिए फिर हम उसके फील्ड टेस्ट भी कराते हैं और नस की जांच भी कराते हैं कि नस कितनी सूखी हुई है और देखने का दायरा कितना बचा हुआ है पेशेंट का। और अगर मायोपिया वाले पेशेंट्स होते हैं तो हम कहते हैं पेशेंट को कि साथ में अपने रेटिना की जांच भी कराएं, क्योंकि जो हाई मायोपिक पेशेंट्स होते हैं जिनका नंबर 7 है 8 है, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ कि रेटिना उनका कमज़ोर है। और वैसे टाइम पे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हमें लेजिक कराना है, मैं चश्मा हटाना चाहता हूँ, तो मैं उनको यही राय देता हूँ कि अगर आपको इंस्टेंट चश्मा उतारना है और आप लेजिक चूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले अपने रेटिना और कॉर्निया की जांच ज़रूर कराएं। बहुत सारे लोगों में चश्मा हर साल नंबर बढ़ता चला जाता है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम या फैमिली हिस्ट्री है कोई हाई मायोपिक की। तो हम ऐसे टाइम में रेटिना जो है उसको स्ट्रेंथ देते हैं, उसमें जान डालते हैं ताकि फर्दर वो डिजनरेट ना हो और डिटैच ना हो। फिर इन डायग्नोसिस के आधार पर आप पेशेंट का इलाज तय करते हैं, तो किस किस तरह से वो इलाज दिया जाता है? अलग अलग बीमारियों में अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, डिपेंड्स कि कितनी बीमारी है। तो उसमें हम कुछ डालने की दवाइयाँ भी देते हैं, कुछ खाने की दवाइयाँ भी देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में पंचकर्मा भी रिक्वायर्ड होता है। जैसे अब आजकल आप देखो तो ड्राइनेस के बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं बिकॉज स्क्रीन टाइम बहुत है, ठीक है, तो और एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बहुत है, तो हम उसको जो है नेत्र तर्पण करते हैं। नेत्र तर्पण का रोल मायोपिया में भी बहुत अच्छा है क्योंकि मायोपिया में उसका बहुत अच्छा रोल आता है, कॉर्निया को वो स्ट्रेंथ देता है और उसकी वजह से इंप्रूवमेंट इन विजन भी होता है। और जो ड्राइनेस तो मैंने बताई ही है आपको, और जो आजकल कंजक्टिवाइटिस, इरिटेशन, इचिंग, आइज़ में इचिंग, जलन होना, उसमें भी बहुत अच्छा पंचकर्मा का रोल है। तो ऐसी चीज़ों में हम पंचकर्मा भी करते हैं। और ग्लूकोमा में नसों की दवाइयाँ देते हैं, जैसे नसों को रीजनरेट कैसे करना है, स्टेबल कैसे करना है। तो अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग बीमारी पे विद एज अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वो ट्रीटमेंट्स हैं हर पेशेंट की हर बीमारी के, तो वही उसे कंटिन्यू किया जाता है लंबे टाइम तक और उसी से पेशेंट को रिजल्ट आता है। तो कुल मिलाकर जो इलाज दिया जाता है वो या तो आपको दवाई के फॉर्म में दिया जाएगा या फिर आई ड्रॉप के फॉर्म में दिया जाएगा या फिर
आप अलग अलग थेरेपीज देते हैं, जैसे नेत्र तर्पण की बात करी आपने, जो हम बहुत ही डिटेल में अपने ऑडियंस को दिखाएंगे भी कुछ ही देर में। डॉक्टर साहब, अभी हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही आम आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में, जिनके बारे में हमें लगातार मेल्स आते हैं और हमारा ऑडियंस चाहता है उन पर बात करें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मायोपिया से। मायोपिया अगर हम बहुत ही आसान भाषा में समझाएं तो दूर की नज़र कमज़ोर हो जाना। अगर आप हमको ये समझा दें ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है, अगर हमारे मदर फादर को हाई मायोपिक है तो देर इज़ ऑलवेज अ मेजर चांस कि बच्चों में वो आ जाए। ठीक है। दूसरा, जो अब आजकल बच्चे जो है वो स्क्रीन टाइम बहुत है, मोबाइल का यूज़ बहुत है, तो नज़दीक से देखते हैं मोबाइल, लंबे टाइम तक देखते हैं, तो जो हमारी आई मसल है उस पर स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है, और लंबे टाइम तक आप जो स्ट्रेस डालेंगे किसी मसल पे तो वो कमज़ोर पड़ेगी, तो उसकी वजह से मायोपिया जो है वो आ जाता है, क्योंकि हम बहुत नियर विजन की ही चीज़ देखते हैं और दूर के डिस्टेंस की चीज़ जो नहीं देख पाते, तो इस वजह से हमारा जो आई बॉल है वो उस हिसाब से हमको मेंटेन कर लेता है, और तो हमें दूर का दिखना बंद हो जाता है, इसलिए डॉक्टर उसको चश्मा देते हैं। और जो हाई मायोपिक होते हैं, जिनके रेटिना कमज़ोर होते हैं, पर्दे कमज़ोर होते हैं, उनको भी मायोपिया बनना शुरू हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में उन पेशेंट्स को पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो नंबर चेंज होता है और चश्मा अपना नया बनवा लेता है। तो अगर हम स्टार्टिंग में उसे कवर कर लेते हैं और स्टार्टिंग में कम नंबर में ही उसे पकड़ लेते हैं, तो हम इसे दवाई से ठीक भी कर सकते हैं, चश्मा उतार भी सकते हैं। तो ये सब जो रीजंस हैं, स्क्रीन टाइम, हेरिडिटी प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से मायोपिया जो है बनता है। दूसरी सबसे आम समस्या हमारे देश में डायबिटिक रेटिनोपैथी। जैसे आपने कहा, वी आर द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश में डायबिटीज के बहुत सारे मामले हैं, और लोगों को ये तो पता है भाई अगर डायबिटीज होती है, शुगर हाई होती है, पर लोगों को ये नहीं पता कि उससे आंखों पर भी असर पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो मैं ऐसे पेशेंट को बोलता हूँ, पहले तो हर 6 महीने में, साल में अपने रेटिना की जांच कराते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो असर आएगा वो आपके रेटिना पे ही आएगा। डायबिटीज, रेटिना आपकी आंख का कौन सा जो हिस्सा है? आपका पर्दा होता है, जहाँ इमेज बनती है, तो जहाँ इमेज बनती है वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई जाती है, ब्लड वेसल्स जाते हैं, वो डायबिटीज़ की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, और जैसे ही हमारा बीपी बढ़ता है तो वो विट्रस हैमरेज हो जाता है, वो फट जाते हैं और ब्लड आ जाता है। और बीपी बढ़ने से हमारे आँख के पर्दे में सूजन भी आ जाती है, जिसे हम मैकुलर एडिमा भी कहते हैं। तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि कब उसको ये प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि धीरे धीरे उसका पर्दा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और जो हमारी डायबिटीज़ की वजह से हमारे पर्दे पे धीरे धीरे स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं। रेटिनोपैथी का मतलब ये है रेटिना का डिजेनरेट होना, ख़राब होना। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को रात को सोया बिल्कुल ठीक, और रात में अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो सुबह जब उठेगा तो ब्लाइंड होगा, क्योंकि पूरी आँख के पीछे ब्लड आ गया होगा। तो जिससे ये वर्स्ट केस में हो जाता है, और ऐसे टाइम पे फिर डॉक्टर्स जो हैं उसको सर्जरी के लिए बोलते हैं कि ब्लड हटाना पड़ेगा। अगर हमें सही टाइम पे पता चले और हमें अभी स्टार्ट ही हुए हैमरेजेस होना, तो हम उसे आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। तीसरी सबसे आम समस्या कैटरैक्ट, जिसे हम मोतियाबिंद भी कहते हैं, पर ज्यादातर डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं अगर आपको मोतियाबिंद है तो आप सर्जरी करवाइए और फिर सर्जरी से मोतियाबिंद हट जाएगा। पर आप इमेच्योर कैटरैक्ट का इलाज करते हैं आयुर्वेद से। सबसे पहले तो ये समझा दीजिए कि इमेच्योर कैटरैक्ट क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, मैच्योर कैटरैक्ट का मतलब ये है कि आपके डेली रूटीन काम में आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। आप अपना काम नहीं कर पा रहे, आप गाड़ी नहीं चला पा रहे, आप बाहर निकल रहे हैं सनलाइट में तो आपको सामने बिल्कुल धुंधला हो जा रहा है, ठीक है, और आपका दूर का विजन धीरे धीरे बहुत कम हो गया है कि आप 5 या 10% ही देख पा रहे हैं, जिसको हम मैच्योर कैटरैक्ट मानते हैं। हम क्या करते हैं, अगर इमेच्योर कैटरैक्ट है, अगर उसके डेली रूटीन के काम में दिक्कत नहीं है, उसे दिख रहा है, उसका काम चल रहा है और कैटरैक्ट स्टार्ट हुआ है और 30, 40, 50% तक भी आया है, तो हम उसे दवाइयों से रिवर्स कर देते हैं, और रिवर्स करने के बाद उसको फिर आगे सर्जरीज की तरफ नहीं जाना पड़ता। लंबे टाइम तक 10, 15 साल, 20 साल, 25 साल वो अपना काम चला सकता है। तो अगर हम स्टार्टिंग ही कैटरैक्ट किया और उसको तभी ट्रीटमेंट कर दें और साथ में रेटिना को भी स्ट्रेंथ दे दें, तो दोनों चीज़ें होने से उसका विजन लंबे टाइम तक वापस आ जाता है। तो अगर आपको इमेच्योर कैटरैक्ट है और आपको काम करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हम दवाइयों से उसे ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर मैच्योर कैटरैक्ट है तो वी ऑलवेज एडवाइज अवर पेशेंट्स कि आप जल्द से जल्द अपनी सर्जरी कराएं। अब डॉक्टर बासु, आखिरी समस्या जो है वो है कलर ब्लाइंडनेस। जी, बहुत लोग शायद ना जानते हो इस बारे में, तो आप सबसे पहले तो यही समझा दीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। कलर ब्लाइंडनेस होती है रंगों की पहचान ना होना, और इसमें जो मेन 2 कलर्स जो होते हैं वो होते हैं रेड एंड ग्रीन। जब लाल और ग्रीन के कॉम्बिनेशंस में जब चीज़ें आती हैं और आपको समझ नहीं आती, आपको लगता है आपको ग्रे ही दिख रहा है, आपको लगता है कि आपको नॉर्मल, और बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता ज़िंदगी भर उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है,
जब तक वो टेस्ट नहीं कराते हैं, ठीक है। और टेस्ट वही लोग कराते हैं जिनको जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिनका मेडिकल होता है, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनको पायलट बनना है, रेलवे में जाना है, आर्मी में, डिफेंस में जाना है, तो उन सबको पता लगता है जब वो टेस्ट के लिए जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही अपना मेडिकल करा लें और कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट ज़रूर कराएं, विजन टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि हम उसको पहले से ही रिकवर कर सकें, ताकि आपके एग्जाम्स क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर वासु हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। आप में से बहुत सारे लोग आयुर्वेद में होने वाले पंचकर्मा ट्रीटमेंट यानी पंचकर्मा इलाज जो है उसे वाकिफ होंगे। उसी में से एक थेरेपी है नेत्र तर्पण। हमारे साथ अभी जो पेशेंट मौजूद हैं इनको मायोपिया है, यानी इनकी जो दूर की नज़र है वो कमज़ोर है। अभी नेत्र तर्पण जो थेरेपी है वो उनके ऊपर की जा रही है और ये कर रही हैं डॉक्टर परविंदर, जिनसे हम कुछ सवाल भी पूछेंगे और जो हमें एक्सप्लेन करेंगी कि ये थेरेपी क्या होती है, कैसे की जाती है, इसका फ़ायदा क्या है। तो डॉक्टर परविंदर, अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैंने स्टार्ट किया है इनकी थेरेपी करना। तो स्टार्टिंग होती है सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ द आइज़, जो कि अभी मैंने क्लीन की है विद हॉट वाटर। नाउ अभी क्या होता है, ये उड़द दाल का आटा होता है, आटे से हम मोल्ड बनाते हैं। वी नेवर यूज़ प्लास्टिक्स, हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं। कुछ लोग प्लास्टिक का मोल्ड रखते हैं यहाँ पे, उसके अंदर ऑयल पूलिंग करते हैं, बट वी ऑलवेज यूज़ आटा। आटे के मोल्ड को लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल पूलिंग होती है, ऑयल पूलिंग कहीं से लीक ना कर जाए, सो इसको प्रॉपरली फिक्स किया जाता है। डॉक्टर परविंदर, अब ये जो साँचा है ये मैं देख रही हूँ, ये थोड़ा स्टिक कर गया है आँख के आसपास। अब आप ये क्या कर रही हैं? नाउ अब हम इसमें, ये है त्रिफला घृत, ये घी होता है जो त्रिफला मेडिसिन से मेडिकेटेड होता है। इसको हम पूल कर रहे हैं आई में। सो बहुत स्लोली हम कॉटन से इसको पहले चेक करते हैं कि टेम्परेचर कैसा है। अच्छा, ये हल्का गर्म किया है आपने? एग्जैक्टली, ये ल्यूक वार्म होता है, बहुत गर्म नहीं। और हम इसको एक धार पे इसको पूल करते हैं बेसिकली। इस तेल से आप ये जो स्पेस है उसको भर रही हैं आँख के ऊपर। दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम इसको ऑयल पूल करके और पूरा फिल कर देते हैं। थोड़ा टेम्परेचर ल्यूक वार्म रहने देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में हम ऑयल चेंज करते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। इस तेल से क्या होता है, क्या खासियत है इस तेल की? बेसिकली ये तेल ना कह करके मैं इसको त्रिफला घृत ही बोलूँगी। ये देसी घी है, गाय का देसी घी, जो त्रिफला घृत मैंने बताया कि त्रिफला से मेडिकेटेड होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये त्रिदोष शामक होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तीनों दोषों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, वात, पित्त एंड कफ। सो त्रिफला एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि तीनों दोषों को बैलेंस करती है। प्लस हम अगर घृत क्यों ले रहे हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो हमारी आई का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ पित्त, वो पित्त को डिनोट करती है। तो पित्त को हमेशा बैलेंस करने के लिए जो बेस्ट अगर मैं यूज़ करूं दैट इज़ घी। जितनी भी आई की प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं पित्त से रिलेटेड होती ही है। दैट्स वाई हम घी का यूज़ कर रहे हैं। घी क्या करता है, बेसिकली पित्त को कम करता है। तो अभी आपने जो घी इस्तेमाल किया है, इससे फ़ायदा क्या होगा? क्या ये जो इनकी दूर की नज़र कमज़ोर है वो ठीक हो जाएगी? एग्जैक्टली। अब हम पॉइंट की बात करते हैं कि इससे होगा क्या। ऑयल पूलिंग करने से सबसे पहले मैं बात करूं, अभी मैंने पेशेंट को बोला हुआ है कि आईज़ क्लोज रखने के लिए। इस क्लोज आई के ऊपर जब हमने ऑयल की पूलिंग करती है तो दैट मीन्स सुपरफिशियली जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सिर्फ ये कवर करेगा। जैसे कि कंजक्टिवाइटिस है, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है, या फिर डार्क सर्कल्स हैं, या आसपास की जो भी इश्यूज़ हैं वो कवर होंगे। देन कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं अभी पेशेंट को बोलूँगी कि आप आँख खोलिए, अलीशा ओपन योर आई, ओपन योर आई स्लोली, धीरे धीरे ओपन कीजिए। नहीं, कुछ जलन, ऐसा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, बट दैट इज़ अ हेल्दी थिंग। ओपन कीजिए, पूरा ओपन करें। यस, हाँ। अब ओपन करने से क्या होगा, बेसिकली हम 3 से 4 चीज़ों को कवर करते हैं इससे। सबसे पहली चीज़ ड्राइनेस। ड्राइनेस को कवर कैसे करते हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ हो रहा है। मायोपिक पेशेंट्स क्यों हैं, मायोपिया क्यों हो रहा है, सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से। बच्चों से लेकर के बड़ों तक का IT सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, पूरा टाइम कंप्यूटर लैपटॉप पे वर्क है। सो ड्राइनेस बढ़ती है। ड्राइनेस को कवर करने के लिए हम इस घी का, इस मेडिकेटेड घी का यूज़ कर रहे हैं तर्पण में। सो कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि हम आइज़ ओपन करवाते हैं, तो ये जो ऑयल का पूल है ये क्या वर्क करता है। बेसिकली हमारा जो आइज़ के अंदर लेंस रहता है
उसको हमारी सीलियरी मसल्स जो होती हैं वो होल्ड करके रखती हैं, और हम पास देख रहे हैं या दूर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो सीलियरी मसल्स एडजस्ट करती हैं। तो जब हम ऑयल की पूलिंग कर दी, हमने आइज़ ओपन करवाई, तो कहीं ना कहीं ये ऑयल जो है एब्जॉर्ब होता है, सीलियरी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। बेसिकली आइज़ ओपन कराने पर उसको बहुत ही पास एक पूल पता चलता है कि हाँ कुछ ऑयल है, ताकि ओपन करने पर जो सीलियरी मसल्स हैं वो लेंस को उस तरीके से एडजस्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। और जो मायोपिक पेशेंट है जिसको कि दूर का देखना उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सीलियरी मसल्स जब स्ट्रेंथन हो जाती हैं तो डेफिनेटली एडजस्टिंग पावर बढ़ जाती है और विजन इम्प्रूव होने लगता है। डॉक्टर परमिंदर, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आपने जब पेशेंट को बोला आंखें खोलने के लिए, काफ़ी मात्रा में तेल आंखों के अंदर तो गया ही है, इस घी या तेल से आंखों को किसी तरह का नुकसान तो नहीं होता है? नहीं, डेफिनेटली नॉट। ये 100% सेफ़ है, बिकॉज़ ये मेडिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपनी तरफ से बना करके और डाल रहे हैं। डेफिनेटली ये आयुष अप्रूव्ड मेडिकेटेड घी होता है जो कि 100% सेफ़ होता है आइज़ के लिए। पर ये ट्रीटमेंट इंसान खुद करने की ना सोचे घर पे अपने आप, वो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल के पास, डॉक्टर के पास जा कर के ही इस तरह का इलाज ले। हमारे साथ अभी बलराम जी हैं जिन्हें इमेच्योर कैटरैक्ट की समस्या है। तो बलराम जी, कितने वक्त पहले आपको ये दिक्कत शुरू हुई थी? मुझे 5-6 साल पहले मुझे दिक्कत शुरू हुई थी, और जो है डॉक्टर साहब ने मुझे जो है कहा था आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था मुझे ऑपरेशन करवाना पड़े। और पिछले 5-6 सालों से किस तरह के लक्षण आपको महसूस हो रहे थे? लक्षण ये थे, मुझे रात को ड्राइविंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, रात को बड़ा अजीब सा लगता था, रात को लाइट बहुत जलती थी, अखबार वगैरह पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, और जैसे मैं जो काम करता था उसमें मेरे सामने आंखों के सामने अंधेरा सा रहता था, तो उसमें भी बहुत, और अगर एक आंख बंद कर लेता था मेरे को कुछ धुंधला दिखाई देता था, ऐसे लगता था जैसे आंख में कुछ जाला वगैरह कुछ ऐसी कोई चीज़ फंसी हुई है। तो जब आप यहाँ आए, किस तरह का इलाज आपको दिया गया है? पहले मुझे जो ना कैप्सूल दिए गए हैं और डालने की दवाई दी गई है। 2 कैप्सूल सुबह लेने पड़ते हैं, 2 शाम को लेने पड़ते हैं, और 3-4 टाइम दवाई डालनी पड़ती है। उससे दवाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी भी तरह की साइड इफेक्ट वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आपका विजन कैसा है? जो समस्याएं थी अब वो ठीक हो रही है? पहले से मुझे बहुत ज़्यादा राहत, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्राइविंग कर लेता हूँ मैं, और अखबार वगैरह भी मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, काम कर लेता हूँ बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजन आपका ठीक? बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा। थैंक यू बलराम जी। हमारे साथ है प्रशांत, जिन्हें मायोपिया की समस्या है। अब मायोपिया हमारे देश में एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, इसमें दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो प्रशांत, सबसे पहले तो ये बताइए, जब आपको मायोपिया था, अभी भी है, पर उस वक्त आपकी जो दूर की नज़र है वो कितनी थी? मतलब क्या था पावर आपके चश्मे का? पहले मेरा जो पावर था वो -5 था, और अभी जो मेरा रिसेंटली मैंने आज चेक कराया तो -3.25 निकला। कितना समय हो गया आपको इलाज मैम करवाने? यहाँ मेरे को 4 महीने हो चुके हैं अभी कंप्लीट। यहाँ पे किस तरह का इलाज मिला है आपको? तो उसमें यहाँ पे कुछ नेचुरोपैथी दवाइयाँ थी उनकी, और कुछ ड्रॉप्स थे, उनके थ्रू मेरा इलाज, मतलब जो आंखों का इलाज था वो सही हुआ। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए प्रशांत। हमारे साथ इस वक्त किशन जी मौजूद हैं और इनको डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या है। तो सबसे पहले तो किशन जी ये बताइए, आपको डायबिटीज़ कब से है? डायबिटीज़ मेरे को 1997 में डायग्नोज हुई थी फर्स्ट टाइम। तो ये बताइए, डायबिटीज़ की वजह से आँखों पर आपको क्या असर पड़ा, या आँखों में किस तरह की समस्याएं महसूस हुई? आँखों में मेरे पर्दे में सूजन आ गई, उससे मेरे को थोड़ी देखने में समस्या आने लगी। तो आपको ऐसे लगता था जैसे आँखों पे दबाव पड़ रहा है? हाँ, दबाव पड़ता था, और देखने में भी थोड़ा बेहतर नहीं लगता था। पास का या दूर का? दूर का। दूर का आप ठीक से नहीं देख पाते नहीं थे? देख पाता था। तो फिर आप जब यहाँ आए तो किस तरह का इलाज आपको दिया गया है? जो कैप्सूल और आई ड्रॉप दिए, जो कि सुबह शाम आई ड्रॉप तो 3 बार डालनी होती है, वो मैं डालता हूँ, और कैप्सूल सुबह शाम खाने होते हैं वो भी मैं खाता हूँ। उससे मेरे को काफ़ी बेहतर लगा, और मेरी समस्या भी आँखों की ठीक हुई है। जो आपका विजन है वो पहले से बेहतर है। आयुर्वेद की मदद से जो बहुत ही आम आँखों से जुड़ी समस्याएं हैं, उनका इलाज कैसे किया जाता है, आपने आज ये देखा है। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे मिथक, बहुत सारी गलत फहमियाँ जो आयुर्वेद से जुड़ी हैं वो भी आज दूर हुई हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको हमारा आज की वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।